आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कार्ब ऋणायन की। हिंदी में भी यहाँ पे एक बार लिख देते हैं कार्ब ऋणायन। कार्ब ऋणायन क्या होता है? कार्ब ऋणायन जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, कार्ब ऋणायन यानी कि कार्बन पर ऋण आवेश, अंग्रेजी में इसको कहेंगे कार्ब एनायन। तो यानी कि कार्बन पे ऋणायन कैसे आएगा, कार्बन पे ऋणावेश कैसे आएगा? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये CH3 है और इससे एक जुड़ा हुआ ये एटम है और यहाँ से कोई बॉन्ड टूटता है। तो जब ये बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाते हैं? कार्बन के पास ही चले जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गए हैं दोनों, और यहाँ पे जो एटम था इसके पास से कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, यानी कि इस पे आ गया है प्लस आवेश। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में विद्युत ऋणात्मकता में अंतर था, और जो ये एटम है बाई, तो इस एटम के पास विद्युत ऋणात्मकता कैसी है? बहुत कम है। ठीक है, लेस है, इसीलिए इसके ऊपर आ गया है प्लस चार्ज। विद्युत ऋणात्मकता कम होने की वजह से, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया, और यहाँ पे इस कार्बन की ज्यादा थी तो इसने क्या किया है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर लिए हैं। ठीक है, एक बॉन्ड में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने आकर्षित कर लिए, तो यहाँ पे आ गया है ऋणावेश। ठीक है, तो ये यहाँ पे कार्बन के ऊपर ऋण आवेश है तो ये कार्ब ऋणायन का कार्य करेगा। और अगर इसके नाम की बात करें तो ये मेथिल कार्ब एनायन कहलाता है। ठीक है, तो और भी कार्ब एनायन यानी कि बनेंगे, कार्ब ऋणायन बनेंगे, तो उनके नाम आप देख सकते हैं। ये जो है यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, तो ये एलाइल कार्ब एनायन है। यानी कि एलाइल ये ऐसी स्थिति होती है, एक कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा और उससे जुड़े कार्बन पे ऋणावेश होगा, तो ये एलाइल है। ये आप देख रहे हैं ये एथिल कार्ब एनायन है, और इसको देख रहे हैं ये टर्सरी ब्यूटिल कार्ब एनायन है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके नाम भी एक दो आप ध्यान रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। कुछ इसके कार्ब ऋणायन की कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम इसको देखें मेथिल कार्ब एनायन को, तो इलेक्ट्रॉनों की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 बॉन्ड है और एक यहाँ पे ऋणावेश है, एक लोन पेयर है, यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो है 8 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज है। ठीक है, तो कार्ब एनायन जो है, कार्ब ऋणायन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज होते हैं। और अगर यहाँ पे संकरण की बात करें, संकरण, तो संकरण हम देख सकते हैं यहाँ पे इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। तो यहाँ पे हम 3 सिग्मा की जगह पे 4 सिग्मा लिख सकते हैं, और अगर हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड होते तो यहाँ पे संकरण sp2 होता, बट यहाँ पे लोन पेयर की वजह से 4 हम मान के चलते हैं, तो यहाँ पे फिर संकरण हो जाएगा sp3। ठीक है, संकरण कैसा हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो आकृति की, ज्यामिति की, तो ये होती है पिरामिडल आकृति, पिरामिडीय आकृति। तो यहाँ पे ट्राइगोनल होनी चाहिए थी बट होती नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये लोन पेयर की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि हमें लगता है यहाँ पे ये CH3 है, तो ये CH3 कुछ इस तरीके से जुड़ा होगा और ये पिरामिडीय आकृति इसकी बनेगी। बट यहाँ पे क्या होता है, ये जो ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे होता है लोन पेयर, तो इसमें होता है रिपल्सन, और इसकी वजह से ये थोड़ा नीचे दब जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल है यहाँ पे
हाइड्रोजन का कुछ नीचे के लिए आ जाता है इस तरीके से, और ये जो आकृति हो जाती है कुछ पिरामिड के आकार की हो जाती है। तो इसकी आकृति जो होती है वो पिरामिडीय आकृति होती है। और 8 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज है, यानी कि सभी कक्षक युग्मित होते हैं। तो फिर ये कैसा होता है, ये प्रतिचुंबकीय होगा, डायामैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। तो ये कुछ इसकी जो है स्पीशीज की कार्बोनाइन की इसकी कुछ ये विशेषताएं हैं, तो हमें ध्यान रखनी है। चलिए इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए विषम विदलन तो होगा ही, ठीक है। और कार्बोनाइन जो होता है, एक बात और आप ध्यान रखेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल, NuClEO, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। इसको हिंदी में कहते हैं नाभिक रागी, नाभिक रागी, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसकी तरह ये अटैक करता है, Nu माइनस से इनको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी कि ये कैसी स्पीशीज है, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व की अधिकता होती है, इसीलिए ये नाभिक से जुड़ना पसंद करती हैं, क्योंकि नाभिक के ऊपर होता है धनावेश, ठीक है। तो ये नाभिक रागी की भांति काम करती हैं। लेकिन जो फ्री रेडिकल थे और जो कार्ब थे, यानी कि कार्ब कैटायन थे, वो इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति कार्य करते थे। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, कार्ब ऋणायन। तो चलिए ये जरा डेफिनेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे कार्ब ऋणायन की। वे ऋणायन जिनमें ऋणावेश कार्बन परमाणु पर स्थित होता है कार्बेनायन कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये CH3 है, CH3, ये CH2 माइनस है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ इसके एग्जाम्पल दिए, बाकी एग्जाम्पल पीछे पेज से भी देख सकते हैं। तो सिंपल बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एक बार पुनः बता देते हैं कि ये यहाँ पे क्या, इस एग्जाम्पल को देख लें। यहाँ पे ये CH3 और X है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा है तो इस कार्बन पे माइनस आ गया है, ये कार्बोनाइन के बन गया है, ठीक है, कार्बोनाइन बन गया है, और ये X प्लस बन गया है। तो कार्बोनाइनों का निर्माण किसी ऐसे बंध में विषम विदलन से होता है जब बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन परमाणु पर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा के मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड में, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, कार्बन पे चले जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा हमने बताया था, विद्युत ऋणात्मकता की वजह से होता है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, कम होगी, और इस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, ज्यादा होगी। चलिए इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं, कार्ब ऋणायन को प्रदर्शित करते हैं R माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। एक पॉइंट, ऋणावेश युक्त कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज होती है ये। और कार्ब एनाइन, देखिए कहीं कहीं ये भी एक दिक्कत है कि कार्ब को कार्बो एनाइन लिखा मिलेगा, ठीक है। और इसको आप कार्ब ऋणायन हिंदी में बोलेंगे, कार्ब ऋणायन हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। तो ये ज्यादा यूज करते हैं, ये भी कुछ लोग यूज कर लेते हैं। में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। तो sp3 संकरण की बात अभी हमने की थी, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो कितने हैं, वो 3 है, और यहाँ पे ये माइनस चार्ज पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक लोन पेयर है। तो यहाँ पे संकरण के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे टोटल ये सिग्मा हम 4 मान के चलते हैं, और संकरण इसीलिए sp3 मानते हैं, ठीक है। आकृति पिरामिडीय हो जाती है, आकृति की बात भी अभी की थी, तो आकृति कैसी होती है, पिरामिडीय हो जाती है।
पिरामिडी हो जाती है। हालांकि इसके संकर्ण को देख के हमें लगता है कि इसकी आकृति त्रिकोणीय होगी। जब हम संकर्ण पढ़ेंगे और sp3 संकर्ण पढ़ेंगे तो वहां आपको sp3 संकर्ण वाले जो कंपाउंड है उनकी त्रिकोणीय आपको पढ़ने को मिलेगी। कैसी पढ़ने को मिलेगी? त्रिकोणीय पढ़ने को मिलेगी। बट यहाँ पे इसकी आकृति हो जाती है कार्ब एनायन की, कैसी हो जाती है? पिरामिडी हो जाती है। और ये अभी हमने बताया इसके ऊपर माइनस चार्ज है, यानी कि इसके ऊपर दो लोन पेयर होते हैं। ये जो दो लोन पेयर हैं तो ये जो H हैं हाइड्रोजन लगे होते हैं तो इन पे क्या होता है? रिपल्सन होता है। ये यहाँ पे रिपल्सन की वजह से ये हाइड्रोजन यहाँ पे ना होके नीचे आ जाते हैं ऐसे, तो आकृति इनकी हो जाती है चेंज। तो पिरामिड के आकार की हो जाती है, त्रिकोणीय पिरामिड आप लिख सकते हैं, पिरामिड के आकार की लिखिए सीधे। अब बात कर रहे हैं कि ये कैसा होता है। अगला पॉइंट ये है कि कार्बन ऋणायन जो होते हैं प्रतिचुंबकीय होते हैं। प्रतिचुंबकीय होते हैं क्या मतलब है? प्रतिचुंबकीय का मतलब और अनुचुंबकीय का मतलब पता होना चाहिए। अनुचुंबकीय का मतलब ये दूसरे को आकर्षित करना होता है, प्रतिचुंबकीय का मतलब प्रतिकर्षित करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बाहरी कोष होते हैं तो इनमें क्या हो जाता है, sp3 में 4 कोष बनेंगे इस तरीके से, तो सभी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है? सभी युग्मित हैं, और युग्मित हैं तो फिर कोई भी स्थिति आएगी तो इनके पास भाई पहले से युग्मित है तो इसको क्या करेंगे? ये धक्का दे देंगे। तो ये प्रतिचुंबकीय का इसीलिए काम करते हैं। ध्यान रखिए सभी कोष युग्मित हो तो वो फिर प्रतिचुंबकीय का काम करता है, और अगर खाली कोष है तो कक्षक है तो फिर वो अनुचुंबकीय का काम करेगा। तो ये बात पता होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ हमने ये यहाँ पे परिभाषा की बात की, और ये तो परिभाषा की बात हो गई, और ये कुछ इसके गुणों की बात कर ली है, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल हमने पहले पेज पे भी आपको समझाए हैं। चलिए अब हम इसके अनुप्रयोगों की बात कर लेते हैं, और उस पे आधारित जो है कुछ सवाल भी करेंगे, ठीक है। तो ये कार्बन ऋणायन जो होते हैं, एल्डोल है, एल्डोल रिएक्शन है, कैनिजारो है, पर्किन रिएक्शन है, इनमें देखने को ये मिलते हैं, इन अभिक्रियाओं में देखने को मिलते हैं। तो ये अभिक्रियाएं आगे पढ़ने को मिलेंगी। अब हम बात करेंगे अनुप्रयोगों की। अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन किसके? कार्ब ऋणायन के। तो कार्ब ऋणायन के अनुप्रयोग की बात करेंगे तो निम्न यौगिकों के को स्थायित्व के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, इसके पे ऋणावेश है, इससे 3 CH3 लगे हैं, यहाँ 2 लगे हैं, यहाँ 1 लगा है, यहाँ पे 1 भी नहीं लगा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कार्ब ऋणायन है, ये क्या है? कार्ब ऋणायन है। तो यहाँ पे आप ये जरा देखें, यहाँ पे एक तो क्या है? प्रेरणिक प्रभाव है। तो प्रेरणिक प्रभाव के आधार पे देखेंगे, प्रेरणिक प्रभाव के आधार पे देखेंगे, पहले मोटी मोटी बात समझ लीजिए। स्थायित्व तो यहाँ पे आपको पक्का क्रम लगाना है, ठीक है। तो स्थायित्व का क्रम लगाना है तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर पहले से ही ऋणावेश ये प्रदर्शित करता है कि पहले से ही इस पे अधिक चार्ज है। तो यहाँ पे जो चार्ज देगा तो फिर वो कंपाउंड अस्थायी हो जाएगा, इसे चार्ज चाहिए नहीं। इसका कोई ऐसा मिल जाए जो चार्ज लेने वाला हो तो फिर वो ज्यादा स्थायी होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई कि यहाँ पे 3 तरफ से ये प्रेरणिक प्रभाव इसको की द्वारा इसे चार्ज मिल रहा है, क्योंकि CH3 है, CH3 की प्रकृति इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है। यहाँ 2 तरफ से है, और यहाँ पे एक तरफ से, यहाँ पे एक भी तरफ से नहीं। तो प्रेरणिक प्रभाव के आधार पे भी आप ये लगा सकते हैं कि इसे तो चाहिए नहीं इलेक्ट्रॉन देने वाले, तो इसका स्थायित्व सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसको इससे कम और इससे सबसे कम, ठीक है। कुछ बात ऐसी है कि अभी किसी व्यक्ति ने खाना खाया है, वो पहले ही 2 रोटी ज्यादा खा के बैठा है, तो उसे और 1 रोटी बढ़ाई जा रही है, यहाँ पे 2 रोटियां और बढ़ाई जा रही है, यहाँ 3 और बढ़ाई जा रही है, तो उसकी समस्या इधर जाने पे बढ़ रही है, तो इधर जाने पे कम हो रही है, यानी कि कम ज्यादा स्थायी होगा ये।
ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है कि अल्फा हाइड्रोजन भी आप देख सकते हैं अतिसंयुग्मन के द्वारा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं, 9 है। यहाँ 3 ये हैं, 3 ये हैं और 3 ये हैं। जरा इसको साफ कर दें पहले। ये जो कार्बन है इससे जुड़ा कार्बन ये है और ये अल्फा कार्बन होगा, इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 3 6 और 3 9, तो ये 9 नो बॉन्ड रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पे 3 और 3 6 6 बनेंगे और यहाँ पे 3 बनेंगे और यहाँ पे तो कोई है नहीं तो 0 बनेगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अतिसंयुग्मन होगा। ठीक है, अतिसंयुग्मन सबसे ज्यादा होगा। यानी कि अतिसंयुग्मन यहाँ कैसे होगा ये भी बात आप एक बार हम बता दें आपको कि यहाँ पे अतिसंयुग्मन जो होगा वो कैसे होगा। यहाँ से कोई हाइड्रोजन जाएगा निकल के बाहर तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, राइट। और इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे घनत्व बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ये ज्यादा होगा वैसे वैसे ये कम स्थायी होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं ये 9 बॉन्ड रिजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। तो अतिसंयुग्मन जितना ज्यादा होगा यहाँ पे फिर इस तरीके से कुछ संरचना बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कम स्थायी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा उल्टा रहता है कार्बोरेडाइन में, मुक्त मूलक और कार्बोकैटायन की अपेक्षा, तो इसमें ध्यान देना पड़ता है। अब इस वाले को देखना है, इसमें भी स्थायित्व के क्रम में लिखना है। यहाँ पे अनुनाद है, ठीक है, तो इसकी 2 अनुनादी संरचनाएं बनेगी। यहाँ पे भी अतिसंयुग्मन है और यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पे अनुनाद है, अनुनाद के तो द्वारा ये सबसे ज्यादा स्थायी होगा, राइट। तो यहाँ पे आप इसको पहले नंबर पे लिख दें। फिर इसमें कहीं से भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है तो इसको तीसरे वाले को दूसरे नंबर पे लाएं। अतिसंयुग्मन के द्वारा यहाँ पे मिलता है चार्ज, तो फिर यहाँ पे इसको दूसरे नंबर पे आप ले जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का इसमें इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब कुछ और सवालों की बात हो जाए। देखिए जरा भाई, स्टेबिलिटी आर्डर हमें देखना है। तो ये जो है C6H5 का होल थ्राइज C-, यहाँ पे होल ट्वाइज है और यहाँ पे होल है ही नहीं, बन ही है। ठीक है, फिर ये एलिल ग्रुप आ गया है, यहाँ पे भी रिजोनेंस है। फिर यहाँ पे देखिए ये जो है मेथिल कार्बोरेडाइन है, फिर ये एथिल कार्बोरेडाइन है, ये आइसोप्रोपिल है, ये टर्सरी ब्यूटिल कार्बोरेडाइन है। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि जो पीएच है, पीएच का होल थ्राइज और यहाँ पे माइनस है, ये सबसे ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ही क्या देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा अनुनाद देखने को मिलता है। फिर इसके बाद पीएच का होल ट्वाइज यानी कि CH C-, तो इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और फिर इसमें जो होता है पीएच और C-, इसमें सबसे कम देखने को मिलता है। तो अनुनाद के आधार पे हैं ये। ठीक है, अनुनाद के आधार पे ये श्रेणी बनी गई है। और यहाँ पे एलिल कार्बोरेडाइन है, तो यहाँ पे 2 रिजोनेंस स्ट्रक्चर, 2 अनुनादी संरचनाएं मिलेगी देखने को, तो इसको रखेंगे। फिर आप देखिए जो हम देखते थे कार्बोकैटायन में पहले 3 डिग्री कार्बोकैटायन 2 डिग्री और 1 डिग्री आता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, मेथिल वहां सबसे बाद में आता था। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है नहीं, तो ये मेथिल सबसे पहले आएगा, फिर ये 1 डिग्री आएगा, फिर ये 2 डिग्री आएगा और ये फिर 3 डिग्री कार्बोरेडाइन आएगा। ठीक है, कार्बोरेडाइन आएगा।
अच्छा, इसमें अगर आप ये समझना चाह रहे हैं, एक बार बता देते हैं। इसकी स्ट्रक्चर बना के कुछ ऐसी बनेगी, पीएच3 की, पीएच3 की स्ट्रक्चर बना दें। यहाँ पे ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होंगे और चलिए यहाँ पे ये कार्बन आयन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और ऐसी ही स्ट्रक्चर जुड़ी हुई होगी, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। और एक और जुड़ी हुई स्ट्रक्चर होगी, वो यहाँ पे बना देते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहेगा, चार्ज इसमें घूमेगा ये। अब ये इधर आएगा डबल बॉन्ड, तो ये चार्ज जो है यहाँ पे चला जाएगा। फिर ये इधर आएगा तो ये चार्ज इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये इधर आएगा तो ये चार्ज इधर आएगा। फिर ये इधर आएगा डबल बॉन्ड, तो चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो 1 से 3 संरचनाएं बन जाती हैं, ठीक है। और इसके द्वारा एक चौथी बन जाती है। तो एक बेंजीन रिंग से 3 और 3 6 और 3 9, एक इसके द्वारा 10 बनती हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे ये रिंग कम हो जाती हैं, तो वैसे वैसे इसमें रिजोनेंस स्ट्रक्चर भी कम हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये 10 बनेगी, यहाँ पे ये 10 बनेगी, यहाँ पे 7 बनेगी, 3 कम हो जाएंगी, 3 और कम हो जाएंगी, 4 बनेगी, और यहाँ पे 2 बनेगी। तो ये रिजोनेंस के आधार पे दिया गया स्थायित्व का क्रम। फिर आप मेथिल कार्बोनिल को याद रखें। फिर 1 डिग्री ये है, क्योंकि ये कार्बन माइनस का है, इससे एक कार्बन जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बोनिल है। फिर ये 2 डिग्री कार्बोनिल है, ठीक है, जिससे पर माइनस चार्ज है कार्बन पे, उससे 2 कार्बन और जुड़े हैं, और ये 3 डिग्री कह सकते हो आप, ठीक है, कार्बोनिल है। तो ये क्रम हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब इसी आधार पे हम कुछ सवाल को कर लेते हैं। यहाँ पे ये पहला सवाल है, स्थायित्व के क्रम में लगा देते हैं, इसको जरा हटा देते हैं। जरा देखिए, इसको देखेंगे, इसको ए माना है, इसको बी माना है और इसको सी माना है। इस कार्बन के ऊपर ये ऋणावेश है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 रिजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे ये कार्बन जो है अगर देखें तो ये इधर इधर कार्बन से जुड़ा है, और ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बन आयन है, ठीक है। अब इसमें भी 2 स्ट्रक्चर बन जाएंगी, ये इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो 2 रिजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ भी बनेगी, ठीक है। लेकिन ये आप देख रहे हैं इस कार्बन के ऊपर ऋणावेश है, और ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री है कार्बन आयन, 1 डिग्री कार्बन आयन है ये 2 डिग्री कार्बन आयन था। 2 डिग्री साफ नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख देते हैं 2 डिग्री कार्बन आयन। अब इससे भी भाई 2 स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि ये यहाँ पे जाएगा तो फिर ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। और इसको देखें, ये वाला कार्बन, इस कार्बन को देखें, ये 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, तो ये 3 डिग्री कार्बन ऋणायन है, ठीक है। तो ये 2 डिग्री कार्बन ऋणायन है, और ये 1 डिग्री कार्बन ऋणायन है, और ये 3 डिग्री कार्बन ऋणायन है। और यहाँ पे आप ध्यान रखें, बहुत सावधानी से लगाएं। जो 1 डिग्री कार्बन ऋणायन है तो वो सबसे ज्यादा स्थायित्व तो भी हमने देखा था, एलिल वाला। ये एलिल कार्बन ऋणायन है, तो इसको आप क्या करेंगे, नंबर 1 पे रखेंगे, क्योंकि अनुनाद तो सभी में हो रहा है, तो अनुनाद के आधार पे आप तय नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे फिर बी को आप लिख दें। इसके बाद 2 डिग्री वाला ये है, तो ए को लिखें, और इसके बाद ये 3 डिग्री वाले को लिखें, सी को लिखें, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको क्रम देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। और ये थोड़ा बड़ा सवाल है। देखिए यहाँ पे CH2 लगा है, CH2 हर जगह CH2 लगा हुआ है, बट डिसाइड नीचे से आप करेंगे। NO2 कैसा ग्रुप होता है, ये -M दिखाएगा और -I भी दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये
इसके भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और नाइट्रोजन भी खींचेगा, तो इस वजह से माइनस आई होगा। और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है इधर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये माइनस एम दिखाएगा। ठीक है, ये भी माइनस एम दिखाएगा। ठीक है, और माइनस आई भी दिखाएगा। तो यहाँ पे ये जो है माइनस एम दिखाएगा और माइनस आई दिखाएगा, माइनस एम दिखाएगा और माइनस आई दिखाएगा। और देखिए ये जो ग्रुप होता है ये इसमें अतिसयुग्मन है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन देने का काम भी करेगा। ये इलेक्ट्रॉन देने का काम भी करेगा प्लस आई के द्वारा, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है इसमें। और यहाँ पे देखिए ये लोन पेयर के द्वारा ये प्लस एम भी है, बट यहाँ माइनस आई भी है, हमें पता है ये बात। तो लेकिन यहाँ पे प्रभावी माइनस आई रहता है, प्रभावी माइनस आई रहता है। तो फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं चलिए इस सवाल को भी देखते हैं। इस सवाल को देख लेंगे तो कई सवाल हो जाएंगे। तो इसमें ये जो सवाल देख रहे हैं ऊपर यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, उसमें सभी में CH2 लगा हुआ है। तो ऊपर तो CH2 हर जगह लगा हुआ है, तो इससे कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। अब इसको हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो यानी कि माइनस चार्ज ये दिखा रहा है इस पे जो कंपाउंड है पूरा ओवरऑल, तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इससे अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा होगा जो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो फिर वो ज्यादा स्थायी होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा तो वो कम स्थायी होगा। तो यहाँ पर तो ए में कोई जुड़ा है नहीं। ठीक है, अब NO2 जो है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है ये। तो यहाँ पे ये माइनस एम प्रभाव है। ठीक है, माइनस एम है, और नाइट्रोजन भी खींचेगा तो माइनस आई भी है। तो ये दो प्रभाव हो गए हैं। इसके बाद ये CHO है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ भी माइनस एम है और माइनस आई भी है। इसके बाद OH है, OH के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देंगे, तो यहाँ पे ये प्लस एम का काम कर रहे हैं, प्लस एम का काम कर रहे होंगे। ठीक है, और साथ ही वो जो है वो बेंजीन से विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो यहाँ पे माइनस आई भी होगा। तो सेम ही यहाँ पे है, वो यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, इसके पास लोन पेयर है, यहाँ भी प्लस एम है और माइनस आई भी है। और यहाँ पे देखेंगे तो डबल बॉन्ड है इस कार्बन के पास, तो थोड़ा ध्यान देंगे। एक तो ये डबल बॉन्ड की वजह से ये क्या है, अतिसयुग्मन को दिखाएगा, और अतिसयुग्मन की वजह से भी ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो अतिसयुग्मन है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कार्बन भी दे रहा होगा, तो यहाँ पर प्लस आई भी है। ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है कि इस पे पास लोन पेयर जो होंगे तो इसके ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, प्लस एम भी यहाँ पे है, बट ये Cl जो होता है वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित भी करता है, तो यहाँ पे ये माइनस आई भी है।
ठीक है, तो यहाँ पे प्लस m जो होता है प्रभावी नहीं होता है, माइनस i इलेक्ट्रॉन जो खींचता है वो ज्यादा प्रभावी माना जाता है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि यहाँ पे भाई दो तरीके से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, एक तो B और एक ये C। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो खींच रहे हैं तो सबसे ज्यादा वो स्टेबल हो जाएंगे। तो इन दोनों में नाइट्रो जो ग्रुप होता है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दो तरीके से खींचे जा रहे थे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बी लिख देते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्थायी हो जाएगा। और फिर कौन हो जाएगा, यहाँ पे फिर हो जाएगा बी के बाद सी को लिख दीजिए। ठीक है, बी के बाद सी को लिख दीजिए। और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई इसके बाद जी, इसके बाद जी को देखेंगे, ए भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो यहाँ जी को लिख देते हैं। और ये भी हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया है और ये जी भी हो गया है। ठीक है, अब ये सब ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। यहाँ पे कोई दे नहीं रहा है तो अब इसके बाद ए को लिख देते हैं। ठीक है, और इन दोनों में अगर देखें तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये OH जो है इसकी अपेक्षा ज्यादा देता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये D को लिख देंगे और फिर ये E आ जाएगा और बचा हुआ कौन है, बचा हुआ है ये F, तो इसके बाद ये F आ जाएगा। तो ये क्रम इसका रहेगा। ये अच्छा सवाल, बड़ा सवाल है, इस सवाल से कई सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे ख्याल से ये सवाल आसान भी हो गया है, काफी हम लोग अभ्यास कर चुके हैं, इसलिए चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कुछ वीडियो जो है कंपटीशन के अभ्यास के लिए लास्ट में देंगे, ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद, तो सारे सवाल उसमें मिक्स होंगे। धन्यवाद।